गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। आज हम क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। हम बेसिकली चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम मेनली 4 टॉपिक्स करेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी, उसके बाद डेफिनेशन एंड इकोनॉमिक की मीनिंग, इकोनॉमिक्स का मीनिंग, फिर होगा स्कैरसिटी, फिर होगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देन उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। हम इकोनॉमिक्स को ऐसे समझेंगे कि इकोनॉमिक्स आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स आप बड़े लेवल पे भी देख सकते हैं और छोटे से छोटे लेवल पे भी, मतलब इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो छोटे से छोटे स्केल से लेके बड़े से बड़े स्केल तक पे एप्लीकेबल हैं। आप आपके घर में ही देखेंगे कि घर के अंदर हम मंथली बजट अलॉट करते हैं खुद को, कि हमारे मंथली, अगर आप मान के चलिए आप मंथली आप घर के एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए 10,000 रुपये अलॉट करते हैं। तो ये एक्चुअली आपके घर का बजट है। उसी तरीके से जब किसी भी कंट्री को जब एक बजट अलॉट किया जाता है कि आपको डिफेंस में इतना और इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना, मेडिकल में इतना, एजुकेशन में इतना, इन सब के हिसाब से उन्हें बजट अलॉट किया जाता है। उस बजट को ध्यान में रखकर स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उस बजट के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को खरीदा या बेचा जाता है। तो हम सबसे पहले टॉपिक से शुरू करेंगे, जो है हमारा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें बेसिकली आप समझेंगे, मैं आपको 4 चीज़ें बताता हूँ। अगर आप पहले चैप्टर में देखेंगे तो आप अपन बेसिकली 2-3 चीज़ों पे कंसंट्रेशन करेंगे। सबसे पहली चीज़ होगी आपकी जो होगा रिसोर्सेज, दूसरी चीज़ होगी स्केर्सिटी, एंड तीसरी चीज़ होगी अल्टरनेटिव यूजेस, और चौथी चीज़ होगी अनलिमिटेड वांट्स। तो ये 4 चीज़ों पे हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। दिस इज़ प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर, जिसके अंदर हमारा कोई भी न्यूमेरिक नहीं होगा। न्यूमेरिक हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। अभी हमारा कोई भी न्यूमेरिक नहीं होगा, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होगा। अभी हम सिर्फ इन 4 चीज़ों को समझेंगे अच्छे से, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक्स इसी पे ही चलेगा, इसी के ही अराउंड हम रिवॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, विच इज़ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले देखेंगे, एन इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग विच इंक्लूड वेरियस प्रोसेस। अब आप समझें, इकोनॉमी के अंदर 3 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहला होगा बेटा प्रोडक्शन, मतलब आप कुछ चीज़ बनाएंगे। उसके बाद अब आपने कोई भी प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किया, तो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस आप तब कर रहे हैं क्योंकि जब आपको लगता है कि हाँ ये कंज्यूम, कोई ना कोई इस चीज़ को कंज्यूम करेगा। तो जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो फिर उसके बाद उसका कंजम्पशन होगा, तो आपको कंसिडरेशन में कुछ मिलेगा बदले में। आप जब भी कोई चीज़ बेचते हैं तो आपको कंसिडरेशन में मनी मिलता है। तो मनी मिलेगा, तो मनी आपको मिलेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, जो कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल, इन चीज़ों को इंक्रीज़ करेगा। और जब किसी एक छोटी दुकान को लेकर चलिए, अगर एक छोटी दुकान का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो वो आपको ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो देखा जाए तो अगर उनका प्रोडक्शन है, वो बिक रहा है, उसका कंजम्पशन हो रहा है, तो क्या होगा, उनका डेवलपमेंट होगा, तो वो आपको और अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। यही इकोनॉमी है और इसी सीरीज़ में इकोनॉमी वर्क करती है। ये प्रोसेस रहेगा, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, देन अगेन प्रोडक्शन। लेकिन क्या होगा, जो प्रॉफिट कमाया है वो भी हम उस प्रोडक्शन में लगा देंगे, जिससे हमें वो प्रोडक्ट और रिफाइंड मिले। तो ये हमारा इकोनॉमी है। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पे। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, इस चीज़ को अपन ध्यान रखेंगे। पहला प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। ये तीनों चीज़ें एक प्रोसेस हैं। पहले प्रोडक्शन होगा, फिर कंजम्पशन होगा और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट होगा। अब आते हैं हम सेकंड टॉपिक पे, जो कि है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अब मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो ये ऐसा है कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट हाउ वी मेक चॉइसेस इन गिवन रिसोर्सेज। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, आपको हर जगह पे गिवन रिसोर्सेज बोला जाएगा। गिवन रिसोर्सेज क्यों बोला जाएगा? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ओके बेटा, कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना, आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं।
जैसे अगर किसी को गोल्ड की ज्वेलरी बनानी है तो आप एक चीज़ समझिए, गोल्ड इतना महंगा क्यों है? क्योंकि वो लिमिटेड है, उसकी सप्लाई लिमिटेड है। तो क्या होगा, अगर उसकी सप्लाई लिमिटेड है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि उसकी प्राइस भी हाई होगी। तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं हर जगह। आप इसको यूनिवर्सली अप्लाई कर लीजिए, हर जगह आपको रिसोर्सेज लिमिटेड मिलेंगे। यहाँ तक कि पीने का पानी भी लिमिटेड है, क्योंकि समुद्र का पानी तो खारा है, एक्चुअली पीने का पानी तो बहुत लिमिटेड है। तो हर जगह पे आप किसी भी फील्ड में चले जाएंगे, आपको हमेशा रिसोर्सेज लिमिटेड मिलेंगे और उन रिसोर्सेज के मोस्टली अल्टरनेटिव यूजेस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलिए कि अगर आपके पास 1 टन वुड है, तो आप उस 1 टन वुड से, एक बात समझिए, आप उस वुड से 3 अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। आप बेड बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, आप बच्चों के लिए टॉयज़ बना सकते हैं। तो आप समझिए आपके पास जो रिसोर्स है वो 1 टन रिसोर्स ही तो है, ज़्यादा तो है ही नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे के पूरे टॉयज़ ही बना देंगे, या पूरे के पूरे बेड ही बना देंगे, या पूरी की पूरी चेयर्स ही बना देंगे। फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपको बनाना क्या है। आप चूज़ करेंगे कि आपको बनाना क्या है, जो आपको मोस्ट प्रॉफिटेबल लगेगा, आप वो कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि टॉय में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो आप टॉयज़ बनाएंगे, आपको लगता है चेयर में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो आप चेयर्स बनाएंगे, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो आप वो बनाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाती है कि उन गिवन रिसोर्सेज में, या जो कि स्केयरसिटी है इस रिसोर्सेज की, उन गिवन रिसोर्सेज में आपको प्रोडक्शन कैसे करना है, आपको चूज़ कैसे करना है कि आपको बनाना क्या है, वो चीज़ आपको इकोनॉमिक्स बताती है। पहला पॉइंट हमारा डन। सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिक्स स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वांट्स। आप समझिए आपके पास रिसोर्सेज हैं, अपन दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। अपने पास 1 टन आयरन है, रॉ आयरन। हमारे पास 1 टन रॉ आयरन है, जिससे हम 3 चीज़ें बना सकते हैं। एक बना सकते हैं टॉय, एक बना सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड एक बना सकते हैं हम वेपनरी। हम इस चीज़ से 3 चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। तो आप समझिए अगर आपके पास 1 टन आयरन है तो आप क्या बनाना प्रेफर करेंगे? आप में से कुछ लोग टॉयज बनाना चाहेंगे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे, या फिर कुछ वेपनरी बनाना चाहेंगे। अब एक बात बताइए, इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करने में मदद करता है? ह्यूमन बिहेवियर। अगर आप एक बात बताइए कि इस वक्त वेपनरी की कोई डिमांड ही नहीं है, तो क्या फिर भी आप इसे प्रोड्यूस करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज तो गिवन है, जो कि इतना सही है। अगर आपने ये रिसोर्सेज इसमें लगा दिया और इसकी डिमांड ही नहीं है, तो इससे तो कोई प्रॉफिट जनरेट ही नहीं होगा, क्योंकि इसकी तो सेल ही नहीं है। तो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है, पहले हम ह्यूमन की वांट्स को जाने कि उन्हें क्या चाहिए। अगर हमारे को लगता है कि टॉय की डिमांड है तो हम सारा का सारा आयरन टॉय में लगाएंगे, और उससे हमें होगा प्रॉफिट, जो कि हम हमारे ही बिजनेस को डेवलप करने में काम में लेंगे। तो इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि हमें ह्यूमन वांट्स को देखते हुए प्रोडक्शन करना होगा, अदरवाइज हमें लॉस हो सकता है। तो हमने यहाँ 2 पॉइंट देखे हैं। पहला पॉइंट क्या था कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और दूसरा पॉइंट क्या था, हमें ह्यूमन की वांट्स को देखते हुए प्रोडक्शन करना है। हमें रिलेशनशिप समझना है किसके बीच का? रिसोर्सेज और ह्यूमन वांट्स के बीच का। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू अटेन द बेस्ट पॉसिबल आउटकम इन गिवन और लिमिटेड रिसोर्सेज। ये वही बात बोल रहा है जो बेटा अभी अपन ने ऊपर डिस्कस करी थी। इकोनॉमिक्स हमें मदद करता है, कैसे मदद करता है? टू अटेन द बेस्ट पॉसिबल आउटकम इन गिवन या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे। आप देखना इस पूरे चैप्टर में हम एक ही चीज़ पे डिस्कशन करेंगे, वो होगा लिमिटेड रिसोर्सेज। तो हमारे पास हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे, उसके अंदर हम बेस्ट पॉसिबल आउटकम क्या निकाल सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, एक बार इधर देखेंगे बेटा, हमने एग्जाम्पल लिया था जो था हमारा 1 टन आयरन का, जिसके हमारे 3 यूज़ थे, जिसमें हम पहला बना रहे थे टॉयज़, दूसरा बना रहे थे इंफ्रा, एंड तीसरा बना रहे थे हम वेपनरी। अब एक चीज़ समझेंगे, इसमें ये क्या बोल रहा है बेटा? इकोनॉमी हेल्प अस टू अटेन बेस्ट पॉसिबल आउटकम इन गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब हमारे पास बेटा रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, जो कि हमारा क्या है? 1 टन आयरन, और उसमें हमें बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकालना है बेटा। बेस्ट पॉसिबल मतलब अब आप इनके कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। जैसे आप टॉय बनाना चाहें, उसके साथ वेपनरी बनाना चाहें। इसमें आप मान लीजिए आपको, अगर आप सिर्फ टॉय बना रहे हैं तो आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो आपको
200 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, और अगर आप वेपनरी बनाते हैं तो आपको 150 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे आपको बेस्ट पॉसिबल आउटकम क्या निकलता है। बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकल रहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप करें, उससे हमें 200 रुपये का प्रॉफिट होगा, जो कि इन दोनों से ज़्यादा है। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। और वहीं ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है बेटा कि आप टॉय और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें तो आपको 200 मिले। तो आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे, इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाता है, इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि हम हमारे गिवन रिसोर्सेज में, जो कि हमें यहाँ पे दे रखा है 1 टन आयरन, उसमें क्या प्रोडक्शन करें जिससे हमें बेस्ट पॉसिबल आउटकम मिल सके या बेस्ट पॉसिबल वे में हम उसका प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो ये हमारे को देखना होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब है डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स is a social science which studies the way a society choose to use its limited resources। सोसाइटी चूज करती है बेटा कि वो इसके लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज में ले, विच हैव अल्टरनेटिव यूज। एक हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज तो हैं ही, पर इन लिमिटेड रिसोर्सेज के ही कई सारे अल्टरनेटिव यूज भी हैं। तो हमें ये देखना होता है कि हम ऐसा क्या प्रोड्यूस करें जो प्रॉफिटेबल भी हो और हमें उस जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें प्रोड्यूस भी किया जा सके। तो ये बोल रहा है इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। बेटा समझेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल का मतलब यहाँ पे हो गया डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स। जैसा कि हमने देखा था, हमने 3 चीज़ें बनाई थी आयरन से। पहला हमने बनाया था बेटा टॉय, दूसरा हमने बनाया था इंफ्रा, और तीसरा हमने बनाया था बेटा वेपनरी। मुझे एक बात बताइए, टॉयज़ है आपका 1 से 5 साल के बच्चों के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर रहे हैं 25 से 70 साल के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए, सॉरी। और अब एक बात बताइए, वेपनरी अपन डेवलप कर रहे हैं किसके लिए, सोल्जर्स के लिए। ओके, तो अब समझिए ये तीनों ही अलग कंज्यूमर बेस हो गए हैं बेटा। अब अगर ये तीनों ही अलग कंज्यूमर बेस हो गए हैं तो हमें डिसाइड करना है कि हमारे पास जो आयरन पड़ा है उसको हम किस चीज़ में लगाएं। आप एक बात समझिए, आपके पास 1 टन आयरन है। अब आपको ये बोला जा रहा है कि आपको रिक्वायरमेंट टॉयज़ में तो 20% है, आयरन में 30% है, एंड 50% रिक्वायरमेंट आपको वेपनरी में है। तो एक बात बताइए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में आप 40 लगा देंगे। अगर 40 लगा देंगे तो कहीं ना कहीं तो 10 कम करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए वेपनरी में 50 की जगह फिर 40 ही करेंगे, और 40 करेंगे तो आपको प्रॉफिट कम होगा, और यहाँ पे सिर्फ 30 ही बिकेंगी क्योंकि डिमांड ही 30 की है। तो यहाँ पे रह जाएगा क्या, 10 बाकी रह जाएगा। तो हमारा ये इस वक्त ये हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या बोल रही है कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें अल्टरनेटिव यूज़ मिलते हैं, और हमें ये देखना होता है कि हम जो सर्विसेज हैं उनको और जो हमारे गुड्स हैं उनको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल में। तो यहाँ पे हम सिर्फ 30% ही इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, 20% ही इसमें लगाएंगे, एंड 50% ही इसमें लगाएंगे। उससे हमें क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम बेस्ट आउटपुट मिलेगा। ये हमें एक फ़ायदा होगा इस चीज़ से। अब आते हैं हम बेटा जिस चीज़ को हम शुरुआत से घसते आ रहे हैं उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है स्केर्सिटी। ओके, तो ये है मेन रीज़न फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन टू अंडरस्टैंड द स्केर्सिटी। स्केर्सिटी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि आज की तारीख में दुनिया में कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं होती। अनलिमिटेड इसलिए नहीं होती क्योंकि बेटा एक बात समझिए, एक आदमी है, उसका लालच तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अगर मान लीजिए वो किराए के घर में रहता था तो उसकी इच्छा क्या होगी, खुद का बड़ा घर लेने की। अगर वो बड़ा घर ले लेगा तो फिर उसको कार चाहिए। अगर वो कार ले लेगा तो उससे बड़ी कार चाहिए होगी। तो क्या होगा, इस पूरी प्रोसेस के अंदर इसका कभी भी ग्रीड ख़त्म नहीं होगा। तो इंसान तो क्या है, इंसान तो भूखा है, उसको सब चाहिए। लेकिन हमारे पास सब कुछ नहीं है एक ही इंसान को देने के लिए। हमें हर इंसान को देखना होता है, हर इंसान को उसकी ज़रूरत की चीज़ें मिलनी चाहिए, उस चीज़ को देखना होता है। तो हमें इकोनॉमिक्स में हम क्या सीखते हैं बेटा कि हम स्केर्सिटी को अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हम बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकाल सकें सभी लोगों के लिए या सभी ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए, ताकि उनको वो हर चीज़ मिल सके जो हम देना चाहते हैं।
अब आते हैं बेटा टॉपिक स्केर्सिटी पे। सबसे पहले अगर आपको यहाँ तक समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इस पूरे चैप्टर को 2 लेक्चर्स में डिवाइड करूँगा। ये पहला लेक्चर है जो आपको मिल रहा है, उसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या उससे थोड़े से पहले वाले टॉपिक से डिस्कस करना शुरू करेंगे। और इसके नोट्स आपको मेरे इन नंबर्स पे अवेलेबल हो जाएंगे, आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं हम स्केर्सिटी को। स्केर्सिटी क्या होती है बेटा? आम भाषा में कमी, किसी चीज़ का कम होना या किसी चीज़ का लिमिटेड होना। स्केर्सिटी मीन्स टू हैव लिमिटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन ऑफ डिमांड, इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी। बेटा समझेंगे, स्केर्सिटी में क्या होता है कि आपके पास रिसोर्सेज होते हैं ना बेटा, वो लिमिटेड होते हैं। आपके पास रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहेंगे। जैसे आप कुछ भी ले लीजिए, आपको ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल मिलेगा। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं मिल सकती। बेटा आज की तारीख में तो धूल मिट्टी भी बिक जाती है, हवा तक बिक रही है। तो कुछ भी चीज़ लिमिटेड अनलिमिटेड नहीं है, सबके ऊपर एक लिमिटेशन होती है। तो हमें देखना होता है कि उस कमोडिटी की डिमांड कितनी है और हमें उसे कितना बनाना है ताकि हम सबको वो चीज़ अवेल करा सकें। एक बात बताइए, जब कोरोना आया था उस टाइम पे अगर मोदी जी कहते कि आप आइए और लक्षद्वीप में स्टे कीजिए, तो क्या कोई जाता? कोई नहीं जाता। अगर वो वहाँ पे उस जगह पे अगर वो होटल्स खोल देते, बड़े बड़े मॉल्स बना देते या फिर वो टूरिज़्म को फ्री कर देते तो भी शायद कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उस समय उस चीज़ की कोई भी डिमांड नहीं थी। लेकिन उस समय किस चीज़ की डिमांड थी बेटा? उस समय डिमांड थी हमारे लिए मेडिसिन्स की। हमें मेडिसिन्स की डिमांड थी, उसके अलावा हमें ऑक्सीजन की डिमांड थी, वेंटिलेशंस की डिमांड थी, हमें वैक्सीन्स की डिमांड थी। और उसी डिमांड को देखते हुए हमारा काफ़ी हद तक एक बड़ा पोर्शन ऑफ बजट उस चीज़ के लिए एलोकेट किया गया और उस चीज़ पे फोकस किया गया। तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है बेटा, उन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है वही एक्चुअली हमें इकोनॉमिक्स वही सिखाती है। तो अब समझेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे स्केर्सिटी जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। और हम समझ चुके हैं स्केर्सिटी क्या होती है, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट देखेंगे बेटा, इन इकोनॉमिक्स वी अंडरस्टैंड हाउ टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ लिमिटेड और अवेलेबल रिसोर्सेज। बेटा लिमिटेड और अवेलेबल रिसोर्सेज में फ़र्क समझेंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज क्या होता है बेटा? लिमिटेड रिसोर्सेज वो होता है जो हम कितने भी पैसे दें इससे ज़्यादा तो हमें नहीं मिलेगा। ओके, आप भले इसे किसी सामने वाले को 1 CR भी दे दो तो भी वो आपको ये मान के चलिए आप 1 CR दे रहे हैं, लेकिन वो फिर भी आपको पता होगा कोरोना टाइम पे हमारे को या अपने आसपास हम अपनी इकोनॉमिक्स को लेके चलते हैं, अपनी इकोनॉमी को लेके चलेंगे तो आप देखेंगे कि कोरोना टाइम पे ऑक्सीजन्स का बहुत शॉर्टेज हो गया था। लोग बाग लाखों रुपए देना चाहते थे, फिर भी उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर्स प्रोवाइड नहीं हो पा रहे थे। तो ये होता है बेटा लिमिटेशन रिसोर्सेज की। उसी जगह पे अवेलेबिलिटी क्या होती है बेटा? अवेलेबिलिटी ये होती है कि कोरोना टाइम पे अगर ऑक्सीजन, आप ये मान के चलिए ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो लिमिटेड ना होके अवेलेबल होता। अवेलेबल का मतलब ये होता कि आप पेमेंट करके उस चीज़ को ले सकते हैं, पर इसकी एक पर्टिकुलर पेमेंट होती, जैसे मान लीजिए 1000 रुपीज़। तो क्या होता बेटा, 1000 रुपीज़ से कम वाला तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाता। ओके, तो ये होता है बेटा अवेलेबिलिटी। तो आपको ये समझ आ गया होगा लिमिटेशन और अवेलेबिलिटी में फ़र्क। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस फोर्थ पॉइंट पे आएंगे बेटा, स्केर्सिटी इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम वी फेस। सही बात है, स्केर्सिटी ही हमारा सिर्फ एकमात्र प्रॉब्लम नहीं होता बेटा। प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है कि हमारे पास चीज़ें कम हैं लेकिन उनके यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, उनके अल्टरनेटिव यूज़ है। जैसा अपन ने देखा था, प्लास्टिक हो, वुड हो या फिर आयरन हो, उनके बहुत सारे यूजेस होते हैं जो कि हमें डिसाइड करना होता है कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो हम फेस करते हैं इन आर इकोनॉमी। तो अभी हमने ये 4 पॉइंट पढ़े हैं। सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि स्केर्सिटी का मतलब होता है लिमिटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड होता है स्केर्सिटी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। थर्ड पॉइंट बोलता है कि इसके अंदर क्या होता है, हमें लिमिटेड या फिर अवेलेबल रिसोर्सेज में ही देखना होता है कि हमें उसको ऑप्टिमम यूज़ कैसे लेना है उस चीज़ का, या हमें एक बेस्ट पॉसिबल आउटकम कैसे देते हैं। और फोर्थ पॉइंट बोलता है कि स्केर्सिटी ही एक इकलौती अपनी प्रॉब्लम नहीं है,
स्कैरसिटी के अलावा एक और प्रॉब्लम है, वो है अल्टरनेटिव यूज़, कि लिमिटेड रिसोर्सेज के हमारे बहुत सारे यूजेज हैं, तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमने ये 4 पॉइंट्स देखे हैं बेटा। तो अल्टीमेटली मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि हम एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में यही चीज़, इसी चीज़ पे ही जो हमारी जो भी पूरा जो चैप्टर है वो इसी चीज़ के अराउंड घूमेगा। पहला क्या होगा, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, दूसरा होगा स्कैरसिटी है, तीसरा होगा क्या, अल्टरनेटिव यूज़ है। इन 3-4 चीज़ों के आसपास ही हमारा ये पूरा चैप्टर घूमेगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब हर इकोनॉमी को कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बेटा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो। हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ती है। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे बेटा, एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अभी तक अपन ने जितना भी ऊपर पढ़ा उसमें क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज से ही अपने को कुछ ना कुछ बनाना होगा, प्रोडक्शन करना होगा। तो हमारे पास क्या होता है बेटा कि ये देखेंगे, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है लेकिन उनके यूज़ बहुत सारे हैं। मान लो एक ही रिसोर्स के हमारे 4 यूज़ हैं, अब क्या होगा, हमारे पास क्या हो गई, अराइज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हो गई कि हम इन चारों में से क्या चूज़ करें। ये सबसे पहला प्रॉब्लम होता है इकोनॉमिक का। इकोनॉमिक्स के अंदर एक सबसे पहला प्रॉब्लम ये फेस करना होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स इज दैट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। मैंने आपको कहा था, अपने पूरे चैप्टर में यही बात चलेगी बेटा, विद अल्टरनेटिव यूजेस एंड ह्यूमन हैव अनलिमिटेड वांट्स। ये 3-4 ये बेटा ये 3 ही चीज़ें होंगी जिसके अराउंड अपन ये पूरा चैप्टर चलेगा। लेकिन ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है फॉर योर फाउंडेशन, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में हमें इस पूरे ये जो बेसिक हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। दैट्स वाई दिस थ्योरेटिकल चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड इसीलिए मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ। आगे वाले चैप्टर्स में हमारा थोड़ा पेस होगा वो थोड़ा फास्ट कर देंगे, पर ये समझना ज़रूरी है बेटा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, इनमें जितना ज़्यादा अपने को समझ आएगा उतना बेटर है। चलिए सेकंड वाला अपन ने पढ़ ही लिया है, हमारा फर्स्ट हो गया बेटा, हमारा सेकंड हो गया है। एंड नाउ मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट, रीज़न फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब बेटा समझेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीजंस, कारण क्या हैं। फिर वही कारण होंगे बेटा, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज ही कम है, सबसे पहला इकोनॉमी प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, आदमी भूखा है, ठीक है, लालची है, तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। और तीसरा प्रॉब्लम होगा बेटा सी पॉइंट पे, अल्टरनेटिव यूज। ओके, एक चीज़ और बताऊंगा बेटा, दिस टॉपिक इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ इस चीज़ को स्टार मार्क कर लेना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक है जो आप स्केर्सिटी है उसको एक बार अच्छे से पढ़ना, ये ज़रूरी चीज़ है बेटा। ये थ्योरेटिकल है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम पूरा इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक पूरा इंपॉर्टेंट है। और हमने ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ी भी हैं। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हमने पढ़ा है, अनलिमिटेड वांट्स हमने पढ़ा है, और उसके अलावा अल्टरनेटिव यूज़ हमने पढ़ा है। चलिए सॉरी, डी पॉइंट को भी कवर करना है बेटा, डी पॉइंट भी साथ में लेना है। ओके, यहाँ तक आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पढ़नी है। अल्टरनेटिव यूज़ आप समझ ही चुके होंगे बेटा, एक ही रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस, मतलब हमारे पास रॉ मटेरियल एक है लेकिन उससे प्रोडक्शन हम बहुत सारी कर सकते हैं। अब आते हैं बेटा डी पॉइंट पे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वांट्स। वैसे तो आप इतने समझदार हैं, आप खुद भी बता सकते हैं रिसोर्सेज हमारे स्केयर हैं, मतलब लिमिटेड हैं, वहीं ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। दूसरी चीज़, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेज हैं, जो कि हमने यहाँ पढ़ा है। और वहीं ये प्रायोरिटी में डिफ़र करते हैं बेटा। कैसे डिफ़र करेंगे, मेरी बात समझिए, हर इंसान की प्रायोरिटी सेम नहीं होती है। किसी इंसान को सुबह पहले खाना चाहिए, फूड चाहिए, लेकिन किसी दूसरे इंसान को सुबह पहले सोना है, ठीक है। तो हर इंसान की प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, उसी तरीके से उनका कंजम्पशन पैटर्न भी अलग होता है। किसी इंसान को क्या चाहिए, किसी इंसान को क्या चाहिए, किसी इंसान को क्या चाहिए, सबका एक ही थोड़ी ना हो सकता है बेटा, सबके अलग अलग वांट्स होते हैं, तो डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, तो ये डिफरेंस होता है बेटा किसके बीच में, रिसोर्सेज के बीच में और ह्यूमन वांट्स के बीच में, ठीक है। चलिए ओके, अब एक बार देख लेते हैं बेटा कितना पेंडिंग है आपका ये चैप्टर, ताकि मैं आपको इजीली अंडरस्टैंड करवा सकूं। ओके, तो एक काम करते हैं, हम आधे घंटे के ही लेंगे, क्या कहते हैं, जो हमारा चैप्टर होगा वो आधे घंटे के लेक्चर्स में ही होगा, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल भी हो। और आपको ये थ्योरेटिकल है तो थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट हमें सेकंड और थर्ड पोर्शन में वापस से प्रैक्टिकल आ जाएंगे क्वेश्चंस, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस वाले लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम
कवर करेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो ये हम डिस्कस करेंगे बेटा। एक बार मैं आपको कंटेंट पे भी इसको टिक करवा देता हूँ। हमने आज क्या क्या पढ़ लिया है। डेफिनेशन हमारा कंप्लीट, मीनिंग हमारा कंप्लीट, स्कैरसिटी हमारा कंप्लीट एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट। हमने आज ये 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, माइक्रो मैक्रो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। कल ये 4 हम कवर करेंगे। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम पूरा एक लेक्चर देंगे। तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ ताकि थ्योरेटिकल चैप्टर बेटा आपको इजीली समझ में आ सके। प्रैक्टिकल चैप्टर्स में दिक्कत नहीं आती है, पर उन प्रैक्टिकल चैप्टर्स को समझने के लिए आपको इसका थ्योरी आना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई मैंने सबसे पहले थ्योरी से स्टार्ट किया है। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इन नियर फ्यूचर मैं आपके अकाउंट्स के लेक्चर्स भी डालना शुरू करूँगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।